हेलो एवरीवन। आज है 28 जुलाई, लेकिन कल यानी कि 27 जुलाई की क्लास नहीं हो पाई थी। इसलिए आज की इस क्लास में हम दोनों ही दिन के इम्पोर्टेंट 20+ करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करें। देखिए, दिक्कत क्या है कि जिस डिवाइस से मैं आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, वो सभी डिवाइस मेरी एक साथ खराब हो गई है, इंक्लूडिंग माई फोन। और जैसे तैसे आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ये एरो काम नहीं करेगा। जिससे एनोटेशन फाइल में आपको दिया करती थी लिख करके, वो नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं आपको आज क्लास का वॉइस ओवर बस प्रोवाइड करा पा रही हूँ। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम हमने देखा था, जो अनुराग जैन बने। और किल्ले गांव, जो कि तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना। भारत को ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में दूसरा स्थान दिया गया, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। भारत का पहला पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान PT-01 लॉन्च किया ईपीएन कंपनी ने। नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया गया। द सोफी 2026 रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज की, इसका जो फोकस रहा है खाद्य सुरक्षा, भूख और पोषण पर रहा। मेरी नंदी किसान समृद्धि योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू करी। और चाइना की ग्रेविटी वन कैरियर ने 22 जुलाई 2026 को पूर्वी चीन सागर में एक समुद्री लॉन्च प्लेटफॉर्म से 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया में म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और IRCTC के CMD का अतिरिक्त प्रभार राहुल हिमालय में होता है। सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर एरो काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण पेन टैब का आपको साइन नहीं समझ आ रहा होगा। मैं जो बोल रही हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट यदि यहाँ लिख होंगे तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते। चलिए, हमारा पहला सवाल है, फिडे का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिडे यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी, जिसके अध्यक्ष बने हैं विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विश्वनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं और ये फिडे के अभी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिडे का फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉज स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। 18 साल की उम्र में शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले जो भारतीय हैं, डी गुकेश बने हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ शतरंज का ऑर्गेनाइजेशन फिडे है। सेम वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ICC, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी ICC, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई में हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष जय शाह है। फीफा की तरफ आते हैं। फीफा का अभी समापन हुआ है मेंस वर्ल्ड कप का। 1904 फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर गियानी इन्फैंटिनो अध्यक्ष है। सेम वैसे ही हॉकी का जो संगठन है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, फॉर्मेशन ईयर इसका भी 1924 है, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। और FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो कि बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 118 दिन की उम्र में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाया और ये कारनामा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इन्होंने ये उपलब्धि हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ हासिल करी है। और सूर्यवंशी ने जिब्राल्टर के लुइस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2021 में 16 साल और 56 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए महासचिव के रूप में, सेक्रेटरी जनरल के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है। तो हाल ही में जो पीयूष गोयल है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं और इन्होंने केशव चंद्र को रिप्लेस किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत की एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से की गई थी। तो ये भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। स्थापना मैंने बता दिया कब की गई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कम से कम इस लेजर से आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के नाम मैंने मेंशन किए हैं जो रिसेंटली अपॉइंटेड रहे हैं।
और इनके नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए, आयोग के अध्यक्ष भी राम सुब्रमण्यम है। अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख यानी कि अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष रिसेंटली लास्ट वीक हरजीत सिंह ग्रेवाल बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जनजाति आयोग के अंतर सिंगारिया हो जाएंगे। सवाल चौथा है, कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विकसित की गई है। इसका रिसेंटली टेस्ट किया गया है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। इस मिसाइल ने तेजी से चलने वाले और ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। कुशा जो है लंबी दूरी की ऊंचाई पर फाइटर जेट, मिसाइल, UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल और दुश्मन के बड़े एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकती है। बात की जाए यदि DRDO की, फॉर्मेशन ईयर 1958 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर। अब ये जो राजेश कुमार सिंह है ये DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए। सवाल पांचवा है, भारत ने हाल ही में किस देश को इबोला से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है? तो ये भेजी गई है अफ्रीकी कंट्री केन्या को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली खेप जुलाई 2026 को नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये सौंपी गई है। ये मेडिकल मदद जो है ये केन्या में भारत के हाई कमिश्नर आदर्श स्वाइका ने केन्या के हेल्थ कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका नाम एडेन दुआले है इन्हें सौंपा है। इस मदद का जो पर्पस है इबोला वायरस बीमारी, दूसरी संक्रमण बीमारी, साथ ही भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए केन्या की लंबे समय तक जो क्षमता है इसे बढ़ाना है। केन्या ये आप देख पा रहे हैं इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करता हुआ देश जिसकी कैपिटल नैरोबी, जहां पर आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। कैपिटल नैरोबी, करेंसी कीनियाई शिलिंग, राष्ट्रपति का नाम विलियम रूटो हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का ये जो दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रिसेंटली इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन फिक्की ने किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी थीम रही है भारत को ग्लोबल हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करना, यानी कि पोजीशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद येस्सो नायक ने वीडियो संदेश के जरिए इस समिट को संबोधित भी किया था। AI समिट नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा यहाँ 2025 लिखा, सुधार लीजिएगा, 2026 से ही। 52 नंबर का जो G7 समिट है फ्रांस ने होस्ट किया। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर जो COP15 था ब्राजील के कैंपो ग्रैंडे में हुआ। वाइल्ड वर्ल्ड कांग्रेस इस साल का बार्सिलोना स्पेन ने होस्ट किया। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा ने जिसकी मेजबानी करी थी। 62 नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया जर्मनी में। 39 नंबर का अफ्रीकी संघ सम्मेलन अदिस अबाबा में। 28 नंबर की यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UAE में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने और 21वीं G20 समिट होस्ट करी है अमेरिका ने। सवाल सातवां है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए पेपर लीक विरोधी विधेयक के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रस्ताव है? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये आया है एंटी पेपर लीक बिल। इस संशोधित बिल में संगठित तरीके से पेपर लीक करने के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा इसमें प्रस्तावित है और 10 करोड़ का जुर्माना। बिल में पेपर लीक के मामलों को 3 महीने के भीतर निपटाने के मकसद से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। अभी लाइव आकर के इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया था। इन प्रस्तावित संशोधनों का जो पर्पस है पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में धोखाधड़ी पर रोक लगाना, साथ ही सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को बहाल करना है। आठवां सवाल है, भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया? आंसर इसका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप सभी को पता है इस साल भारत जो है ये ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है जिसका ये 18वां एडिशन है। 12 सितंबर को राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है इस साल, जिसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, अच्छा, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी, जिसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका। पड़ोसी देश में भारत, म्यांमार। संसद का नाम जाति संसद है। कबड्डी राष्ट्रीय खेल है यहाँ का। और जो भारतीय राज्य हैं, कुल 5 जो इससे बॉर्डर शेयर करते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर कंट्री बांग्लादेश बना। रिसेंटली ये मिसाइल्स का दशकों के सबसे भीषण मिसाइल्स खसरे का प्रकोप का सामना करा। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हैं, जो कि इस मंत्री रहे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81 सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और दिनेश त्रिवेदी ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बनाए गए हैं। जुलाई 2026 में बड़े पैमाने पर लगी आग के कारण किस यूरोपीय देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? आंसर इसका स्पेन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आग ने स्पेन और फ्रांस को प्रभावित किया, जो कि पड़ोसी भी है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को या तो सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा या लॉकडाउन में रहना पड़ा। और स्पेन में मैड्रिड, जो कि इसकी कैपिटल है, इसके पास कई बड़ी आग की वजह से 63,000 से अधिक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। और यहाँ पर यूरोपीय संघ ने आग पर काबू पाने के लिए स्पेन और फ्रांस की मदद के लिए आग बुझाने वाले विमान और दूसरी इमरजेंसी सहायता भी भेजी। जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेन मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, इसके जस्ट ऊपर फ्रांस है। दोनों देशों में आग फैल रही है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। करेंसी इसकी यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। अच्छा, महाद्वीप यूरोप और अफ्रीका लिखा है। नहीं, मूल रूप से ये यूरोप का ही पार्ट होगा। पुर्तगाल, स्पेन, ये दोनों मिलकर के इबेरिया कंट्री कहलाती है। और नीचे में आप देखें तो मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका का पार्ट है। तो यही 3 कंट्री मिलके नेक्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2030 का होस्ट करने जा रही है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ब्रिक्स की मेंबर कंट्री में आपको बताना भूल गई, आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि पेन आज चल नहीं रहा है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये तो आप जानते ही। 5 और नई मेंबर कंट्री शामिल हैं: इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। और 10वीं मेंबर कंट्री पूछा जाए तो इंडोनेशिया बन गया है। सवाल यहाँ पर 10वां लेते हैं। भारत वस्त्र मुख्य रूप से इनमें से किस खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया एक स्वदेशी सिस्टम है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्म ड्रोन और लाइटनिंग म्यूनिशन सिस्टम, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस सिस्टम को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के साथ मिलकर के बनाया है। भार्गवस्त्र जो है 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही ड्रोन का पता लगा सकता है और गाइडेड माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल करके उन्हें रोक भी सकता है। ये एक साथ 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिससे यह ड्रोन के झुंड वाले हमलों के खिलाफ असरदार साबित होता है। सवाल 11वां है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव के कारण और दुनिया भर में, साथ ही भारत के अन्य राज्यों में, विभिन्न शहरों में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, इनके रेजिग्नेशन के लिए, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इनके स्थान पर प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का प्रभार है जो कि ये संभाल लिया है। तो ये अपने मौजूदा मंत्री पद की जिम्मेदारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे। के पास उपभोक्ता मामले का, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार था। तो अब ये शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद। जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में से किसमें किसने निम्नलिखित से मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता? मिस इंडिया ये शादी के पहले का ब्यूटी कंपटीशन है। मिसेज इंडिया यानी कि इसमें शादीशुदा औरतें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें विजेता रही आकांक्षा चौधरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आकांक्षा चौधरी ये अजमेर की रहने वाली हैं और जयपुर में आयोजित इस मिसेज इंडिया 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो कक्षा 1 से 12 तक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य रूप से या मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला राज्य बना? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, पीएसईबी।
इसकी जो सर्वत एआई पहल है, इसके तहत एआई का जो सिलेबस है ये चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत कक्षा 8 से 12 के लिए होगी, जिसमें एआई को कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। ये पहल से पंजाब के लगभग 25,000 स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 31.5 लाख स्टूडेंट को लाभ मिलने की उम्मीद है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मंत्री वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। हमने रिसेंटली देखा था कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना के बारे में, जो 100 साल बाद केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्जीवित की गई है। नीति आयोग ने रिसेंटली शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट रिलीज की थी। स्कूली शिक्षा में पहला स्थान पंजाब का था। यहाँ होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाया गया। मेरी रसोई योजना की शुरुआत की गई। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर हरशरण कौर नेत्रन बनी है। हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया है। पंजाब ने जालंधर में जो आदमपुर हवाई अड्डा है, इसका बदला हुआ नाम गुरु रविदास एयरपोर्ट है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा यहीं पर बनकर के तैयार है। हाल ही में किस स्थल को भारत का 45 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया? क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास ही है, इसे भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आप ये जरूर याद रखें कि यूनेस्को के द्वारा शामिल भारत के जो पहले स्थल थे, अजंता केव, एलोरा केव, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये सभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किए गए थे सबसे पहले, और रिसेंटली जुलाई 2026 में शामिल कर लिया गया है एंशिएंट बुद्धा साइट सारनाथ। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और वैसे लास्ट ईयर ना भारत का 44 विश्व धरोहर स्थल में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया था। देखिए, इसकी लोकेशन तो मैंने बता दी है। सारनाथ वही पवित्र स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जिससे बौद्ध संघ की शुरुआत हुई थी। यूनेस्को ने इसे शामिल करने की मंजूरी साउथ कोरिया के बुशान में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 48 सत्र के दौरान दी है। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस में हेडक्वार्टर, खालिद अल अनानी इसके महानिदेशक हो जाएंगे। वैसे भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजों को भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नॉमिनेशन भेजा था। अच्छा, इटली के बारे में हमने देखा था कि 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर ये राजधानी बन गया है। तक्षशिला ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो पाकिस्तान में है। इसकी मरम्मत का काम चल रहा था पाकिस्तान के द्वारा, जिसके कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल किया जा सकता था, ऐसी न्यूज आई थी। यूनेस्को ने ओडिशा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था, और इसी यूनेस्को ने कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा देने के बाद रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया था। अभी जो मैंने आप लोगों को 45 रामसर साइट बताई है भारत की, ये सब कुछ इस स्लाइड में मेंशन है। मतलब कि रिसेंटली आप देखेंगे तो सारनाथ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? यूपी के मैप में बोध गया, फतेहपुर सीकरी, ये देखिए एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। ये आपका 45th नंबर का, 45वें नंबर का हो जाएगा। एलिफेंट की गुफा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको, ये आपका मुंबई में शामिल किया गया, मतलब महाराष्ट्र का है। ये एलिफेंट केव्स वैसे मुंबई में नहीं है। अजंता एलोरा की गुफाएं मैंने बताया है, ये औरंगाबाद वाले एरिया में आती है। और ये जो लिखा हुआ है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसे लास्ट ईयर 2025 में शामिल किया गया है। यहाँ जितने आप रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये सभी कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सभी नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। और मिश्रित स्थलों में, ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट में खंगचेन जोंगा नेशनल पार्क है, एक इम्पोर्टेंट, ये रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, वेस्टर्न घाट भी है इसमें शामिल नेचुरल हेरिटेज साइट। सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क, ये सभी आपके नेचुरल के अंतर्गत आ गए। नेचुरल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपके नेचुरल्स हो गए। एक आपका मिश्रित, मिश्रित वाला एक ही है तो याद रखने में इसमें दिक्कत। तो इंडिया हैज द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्लोबली। पूरी दुनिया में
भारत 6वें स्थान पर है 45 साइट्स के साथ, यहाँ 61 हेरिटेज साइट के साथ इटली यहाँ पर टॉप पर है। चाइना 60 साइट के साथ यहाँ पर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखें, यहाँ क्या लिखा हुआ, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, तो ये लिखा हुआ है जैसलमेर का फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, कुंभलगढ़, फिर गढ़गांव फोर्ट, रणथंबोर, आमेर फोर्ट। तो ये अलग अलग साइट नहीं है, ये कुल मिलाकर के इन ग्रुप ऑफ फोर्ट्स को ही हेरिटेज साइट में शामिल किया गया एक साथ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस राज्य में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, बिहार। डाउन कर सकते हैं आप, ऑप्शन सी। इसका पर्पस है छात्रों और युवा पुरुषों को साइबर धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में अवेयर करना। कुछ ऑपरेशंस का चलिए रिविजन करते हैं। जुलाई महीने में देखा था हमने ऑपरेशन जल राहत, जो कि असम में जो भीषण बाढ़ आई थी इसके मद्देनजर चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन वज्र चलाया था सीबीएन ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने। वेनेजुएला में भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया, क्योंकि यहाँ भूकंप आया हुआ था। ऑपरेशन हंट गुजरात में चलाया गया। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रजकल चलाया। अमेरिका और इसराइल के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन गजब लिल हक चलाया। सिक्किम में बर्फबारी के कारण फंसे टूरिस्टों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने चलाया। ऑपरेशन स्वदेश और सिंधु दोनों ही भारत ने चलाया था ईरान पर, 1 जून 2025 में चलाया गया और 1 जनवरी 2026 में। सवाल 16वां है, किस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? तो आज ही के दिन जुलाई महीने की 28 तारीख को ये मनाया जाता है। डब्ल्यूएच ने ऑफिशियली तौर पर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है ये, और जिसका मकसद है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, इसकी रोकथाम, जांच और इलाज को भी इंकरेज करना। इस बार की थीम रही है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। जुलाई महीने में हमने 1 जुलाई को जीएसटी डे, एसबीआई का स्थापना दिवस, सीए और नेशनल डॉक्टर्स डे देखा है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई है वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई है विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई है नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे, 22 जुलाई राष्ट्रीय झंडा दिवस और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 23 जुलाई, साथ ही नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया गया। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीत करके किस भारतीय वेटलिफ्टर ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो ये कल की ही न्यूज रही है, जो मीराबाई चानू है, जो कि वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन से रिलेटेड है। इन्होंने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, यहाँ से चनम्बम ऋषिकन सिंह जो है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी रही थी, इसमें फ्लैग बेरर भी मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन रही थी। हालांकि लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो नरेश पाल गंगवार इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने विनीत जोशी को रिप्लेस किया है। चलिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पर नजर डालें तो मानवाधिकार आयोग के जो महासचिव हैं पीयूष गोयल बने, नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, सीआईआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन, सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल, विक्रम अम्बालाल साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है उपेंद्र पी राजीव, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष धवलजीत उपाध्याय, डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के अध्यक्ष प्रवीण सूद, सीडीएसए एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के अध्यक्ष शशिधर वेम्पति, एचएएल के सीएमडी रवि के, डीएमआईएल के सीईओ संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, अब चेंज कर लीजिए क्योंकि पर मैंने अपडेटेड सीईओ का नाम मेंशन किया जो कि अनुराग जैन,
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर रचना व्यास और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। 19वां सवाल है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की किस प्रयोगशाला ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास में भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? आंसर इसका ऑप्शन सी है, GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस इंजन को DRDO की एक प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है। हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग ने इस इंजन के निर्माण और असेंबली के लिए इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में काम किया। इस इंजन को सफलतापूर्वक तैयार किया गया है और जुलाई में ही इसे GTRE को सौंपा गया है। इस स्वदेशी टर्बोजेट इंजन से भविष्य की जो क्रूज मिसाइलें हैं और तेज गति वाले जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इन्हें पावर मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। 2026 शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जो है ये किया जाएगा समरकंद उज्बेकिस्तान में सितंबर के महीने में 15 से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। चेस ओलंपियाड फिडे द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टीम चेस चैंपियनशिप है और फिडे के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताओं में जो नेक्स्ट ईयर 40 नंबर के साउथ एशियन गेम्स होंगे, पाकिस्तान होस्ट करेगा। इस साल 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी दिल्ली कर रहा है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की भी मेजबानी दिल्ली कर रहा है। नेक्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को होस्ट करेंगे। महिलाओं का नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा ब्राजील। एशियाई खेल नगोया में हुए, 2028 के समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में होंगे और इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप था महिलाओं का, इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स ने की। विजेता भी घोषित हो चुके हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाराणसी में गंगा नदी पर जुलाई के महीने में इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि करके देखते हैं, सही इंप्लीमेंट हुआ तो अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है, पारंपरिक डीजल से चलने वाली यात्री नावों को इलेक्ट्रिक नाव में कन्वर्ट करना, ताकि नदी में साफ सुथरा और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट हो सके। ये इलेक्ट्रिक नावें वाराणसी के घाटों के बीच चलेगी, जिससे हवा और पानी का पॉल्यूशन कम होगा और यात्रियों को ज्यादा आराम भी मिलेगा। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, साथ ही भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।